जिन बेटियों के हौसले बेड़ियों और बंदिशों से, देखो बाहें खोले मिलती हैं आज वो आसमानों के घर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। इंडिपेंडेंस वीक में आज हमारे साथ हैं फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर, स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी जी। तुलिका रानी जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहा उनका अब तक का सफर। तुलिका जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप हमारे चैनल में आए, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त दिया। थैंक यू मिस निधि। जय हिंद, नमस्कार टू ऑल ऑफ योर ऑडियंस। थैंक यू सो मच। तुलिका जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बचपन से आपने सोच रखा था कि आपको एयरफोर्स में जाना है? किस चीज ने आपको मोटिवेट किया था? एयरफोर्स के विषय में मैंने सोचा जब मैं ग्रेजुएशन में थी जी। तो उस समय पे मैंने एनसीसी लिया था अपने कॉलेज में जी। और एनसीसी की वजह से फौज की तरफ काफी ज्यादा रुझान हुआ। जी। हालांकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं फौज में, मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर वो एप्टीट्यूड उस तरह का है, आपकी पर्सनैलिटी पहले से ही उस तरह की है, तो आपका रुझान उधर होना स्वाभाविक है। तो मेरा क्योंकि मैं हमेशा से इनिशिएटिव लेने वाले इंसानों में से रही, तो मुझे और एक टीम वर्क हमेशा करने में विश्वास रखती थी, तो जाहिर था कि मेरा रुझान फौज की तरफ हुआ। एडवेंचरस लाइफ वहां पे है, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। देन यू वर्क विद आप बहुत ही डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे लोगों के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं। तो ये सब मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया करता था। ऑलराइट। तुलिका जी, एक चीज और पूछना चाहती हूँ, महिला होना और देश की रक्षा करना, इन दोनों के सामने किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? मैं कहूंगी कि हमारे जैसे देश में जहां महिलाएं हमेशा से ही देश की रक्षा करती रही हैं, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग हो जाता है। हालांकि मैं समझ सकती हूँ कि सामाजिक जो मानसिकता है कहीं कहीं है और कहीं नहीं भी है, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन रेलेवेंट भी है। क्योंकि हमारे समाज में रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई, अवंतीबाई, ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहे हैं, रानी दिद्दा इन कश्मीर, जो कि वॉरियर क्वींस रही हैं। तो उनकी ब्रेवरी और उनका देशभक्ति का जो जज्बा है, उसकी मिसाल तो आज भी हम अपने नेक्स्ट जनरेशंस को देते रहे हैं और देते रहेंगे। तो आपके क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं कि महिला होने के नाते क्या मुझे इस चॉइस को करने में कोई दिक्कत हुई, तो मैं कहूंगी कि मुझे नहीं हुई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव इस विषय में रहे और उन्होंने मुझे अपने जीवन के निर्णय खुद लेने दिए। मेरे जो पर्सनालिटी थी उसके बेसिस पर मैंने अपना करियर चूज किया, ना कि अपने जेंडर के बेसिस पर। और मैं चाहूंगी कि हमारे समाज की सभी महिलाओं को यही अपॉर्चुनिटी उनके पेरेंट्स दे सके। जी। अच्छा, तुलिका जी, एक चीज और है, आपने 10 साल एयरफोर्स में दिए, आप वहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रही और आप आउटडोर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी रही हैं। तो कैसा रहा वहां का एक्सपीरियंस? वहां का कुछ अगर आप शेयर करना चाहें हमें एक्सपीरियंस अपना। और क्योंकि आपकी वहां पे 2 बार पोस्टिंग हुई है, आप इंडो भूटान और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर आपकी पोस्टिंग हुई थी। हाँ, मेरी 4 पोस्टिंग रही हैं। हालांकि मेरी पहली पोस्टिंग इंडिया और भूटान बॉर्डर पर थी जी। तो दैट वाज द फर्स्ट पोस्टिंग एंड इट वाज रियली वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि एक तो वहाँ का माहौल इस तरह का था कि बिल्कुल जंगलों के बीच में हमारा नॉर्दर्न एरियाज भी था। नॉर्थ ईस्टर्न, यस, इट इज लाइक इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम। सिलीगुड़ी या चिकन नेक जो कॉरिडोर हम कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक, जिसपे हमारे पड़ोसी देश की काफी नजर रहती है, तो वहीं पर ये हमारा एयरबेस था। और पहली पोस्टिंग होने के नाते काफी कुछ सीखने को वहां से मिला। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग में अगर मैं कहूँ तो इट इज वन ऑफ द 3 मेन नर्व रेकिंग जॉब्स इन द वर्ल्ड, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं न्यूरो साइंटिस्ट होने से। तो जितनी बारीकी का काम एक न्यूरो साइंटिस्ट होना है, वैसा कहा जाता है कि उतनी ही बारीकी, उतने ही कंसंट्रेशन का काम एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होना है। क्योंकि आपके एक कमांड पर पायलट की जिंदगी और अगर आप एक ट्रांसपोर्ट प्लेन को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसमें बैठे 200-300 लोगों का जीवन आपके एक कमांड पर निर्भर करता है। तो काफी ज्यादा एम्पावरिंग एक्सपीरियंस भी था
और बहुत सचेत होकर तुरंत निर्णय लेने की क्षमता दिखाने वाला फील्ड भी था। अगर मैं बात करूं अपने दूसरे अपॉइंटमेंट की, एज एन आउटडोर मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इन द एयरफोर्स एकेडमी, जहां से सारे ही भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसा हम मूवीज में भी देखते हैं। तो मूवीज में उसकी एक झलक दिखाई पड़ती है सिर्फ, जो मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है एकेडमीज में। और मुझे सौभाग्य रहा कि एक इंस्ट्रक्टर के नाते मैंने भावी अफसरों को वो प्रशिक्षण दिया। तो बहुत गर्व भी मुझे महसूस होता है कि जो हमारी भारत की पहली 3 महिला फाइटर पायलट्स हैं, वो भी उसी समय ट्रेनिंग ले रही थी जिस समय पे मैं वहां पे इंस्ट्रक्टर थी। तो उन्हें भी आउटडोर ट्रेनिंग, जो फिजिकल मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, उन्हें भी वो फिजिकल ट्रेनिंग देने का मुझे सौभाग्य मिला। तो एक हिस्ट्री इन मेकिंग को मैं विटनेस कर पाई। तो मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही ज्यादा एम्पावरिंग एक्सपीरियंस है फौज में एक अधिकारी के रूप में या फिर एक सैनिक के रूप में कार्य करना। जी। तुलिका जी, माउंटेनिंग आपने की है, एवरेस्ट की चढ़ाई की, फिर मैंने पढ़ा था एक जगह कि आपने ईरान में आपने शायद वॉल्केनो की भी चढ़ाई की है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या वहां पे क्या क्या परेशानी आई वहां पे? जैसे चढ़ाई करने में किसी को कुछ परेशानी आ जाती है, जैसे ठंड बहुत है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वैसा कुछ ऐसा इंसिडेंट अगर आप हमें बताना चाहें तो। बिल्कुल। हर पहाड़ अपने आप में नई चुनौतियां लेके आता है। तो हम खुद ही ये महसूस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम किसी भी पहाड़ पर ऊपर जाएंगे, जैसे आपके दर्शक अगर मसूरी गए होंगे या गैंगटॉक गए होंगे, सिक्किम गए होंगे, ले गए होंगे, तो उन्होंने वो जो दिक्कतें आती हैं एक ऑल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ वो महसूस की होंगी, क्योंकि प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, एयर प्रेशर, तो ऑक्सीजन इंटेक हमारे शरीर में कम हो जाता है। माउंट एवरेस्ट जब मैं चढ़ाई कर रही थी तो बहुत सारे जिंदगी और मौत के क्षण मेरे सामने आए, और इसीलिए मुझे ये पूरा विश्वास हो गया है कि जब तक हमारा जीवन है निश्चित, तब तक हम किसी भी परिस्थिति में इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि कई बार मैं क्रेवासेस, जिन्हें बहुत डीप खाई कहते हैं, हालांकि वो एक छोटी क्रेवास थी, मेरा भाग्य था कि मैं एक छोटी क्रेवास में गिरी तो आई फेल डाउन इनटू अ क्रेवास आल्सो। कभी पहाड़ पर एक रात खुले में भी बितानी पड़ी, और कभी ऐसा भी हुआ कि चेस्ट में काफी ज्यादा पेन हुआ और फिर अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर उसको ठीक करना पड़ा, बाकी सारे प्रिकॉशंस भी लिए। जहां तक बात है ईरान में माउंट दामावंद, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। जी। अब ज्वालामुखी है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें से टॉप के पास से सल्फर निकल रही थी धरती में से। तो अगर आप वैसे ही सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, आप पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं, मतलब एक फिजिकल एक्सर्शन का काम कर रहे हैं, प्लस अगर आपके साथ उस हवा में सल्फर मिक्स होकर आने लगे तो वैसे ही ऑक्सीजन कम है, अब और ज्यादा कम हो गई, अब सल्फर भी मिक्स हो गई उसमें। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि शरीर के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है माउंटेनियरिंग, लेकिन शरीर से भी ज्यादा एक मानसिक क्षमता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी। ओके। तुलिका जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि जब आप एयरफोर्स में थी तो फैमिली के साथ मैनेजमेंट कैसा रहता था आपका? मतलब फैमिली कैसे मैनेज करना होता था आपका? मतलब क्या कहते थे उनको अगर कुछ ऐसा न्यूज आती थी कभी फोन पे, घर वालों को कुछ सुनने को मिलता था, तो कैसे आप मैनेज करती थी, क्या कहती थी उनसे? फौज में जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है अपनी फैमिलीज को इस देश के भरोसे छोड़ के जाते हैं अपनी ड्यूटी पर। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी अपने पूरे समाज से कि जो भी फौजी अपनी अपनी ड्यूटीज पर किसी रिमोट एरियाज में तैनात हैं और उनकी फैमिलीज पीछे एक नॉर्मल सिविल सोसाइटी में रह रही हैं, तो आप लोग उनका ध्यान रखें, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं हो पाता कि कोई फौजी, कोई सैनिक अपनी ड्यूटी से अपने घर की कोई विषम परिस्थिति को सुलझाने के लिए आ सके। तो मेरे सामने भी कभी ऐसी परिस्थितियां आती थी, और हमारे परिवार कभी अपने आप ही उन चीजों को सुलझा लेते थे, कभी अगर हमें बहुत जरूरत पड़ी आने की तो छुट्टी लेकर आने की कोशिश भी किया जाता था। जी। तुलिका जी, आप सोच रही होंगी कि मैं सवाल पे सवाल पूछे जा रही हूँ, आपका काफी ज्यादा समय भी ले रही, बट क्या करूं, मैं आपके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई और मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने का मन किया।
तो उसमें एक सवाल ये भी है कि आप जब एयरफोर्स में थी प्लस आप उसके बाद की आपकी जो लाइफ है, दोनों में फर्क क्या है? वैसे तो एडवेंचरस दोनों ही रही है, बट फर्क क्या क्या दिखता है आपको? सिविल सोसाइटी थोड़ा अलग तरह से काम करती है, और फौज में जैसे पंक्चुअलिटी इज द फर्स्ट थिंग। एग्जैक्टली। तो जब मैं बाहर सिविल सोसाइटी में आई तो मुझे थोड़ा सा समय लगा इस चीज के साथ एडजस्ट करने में कि यहाँ पे टाइम थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। इट इज लाइक 8 o'clock, so it is not 8 exactly, it might be 8:10 or something. तो ये था। लेकिन हाँ, दोनों ही जगह के अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं, ये मैं कहना चाहूंगी। तो सिविल सोसाइटी में भी आपके पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। फौज में एक टीम वर्क की तरह बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और मुझे लगता है कि अगर हम सिविल सोसाइटी में वही स्पिरिट लेके आएंगे तो जितने रिसोर्सेज हमारे देश में हैं और जितना हमारे देश के सिटीजन्स में एक जज्बा है, टैलेंट है, अगर टीम स्पिरिट उसमें जोड़ दी जाए और ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री उसमें जोड़ दी जाए, तो हम इस दुनिया के सर्वोच्च देश बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुलिका जी, एक आखिरी सवाल अब आपसे पूछना चाहूंगी मैं। आप भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, यंगस्टर्स हैं, नॉट इवन गर्ल्स बट ऑल्सो द यंग बॉयज एंड मेंस, आप उनको अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगी? क्या आप उनके लिए कहना चाहेंगी ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, अच्छी तरह से एक अच्छे लेवल पे जा सके? मेरा कहना यही होगा कि आप अपॉर्चुनिटीज को इक्वल रखिए हर व्यक्ति के लिए। जैसा कि हमारा संविधान कहता है कि जेंडर के बेसिस पर, क्लास, कास्ट, सोसाइटी, प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो इन सब सुपरफिशियल डिफरेंसेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। जेंडर इज इंक्लूडेड इन दैट। और जब सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल रिसोर्सेज मौजूद होंगे इस सोसाइटी में, तो हर व्यक्ति, चाहे वो एक स्त्री है या चाहे वो एक पुरुष है, अपना सबल योगदान, पूर्ण योगदान इस समाज के लिए और देश के लिए दे पाएगा। तो इस दुनिया में पेरेंट्स से मेरा ये कहना रहेगा कि अपनी बेटियों को सिर्फ ट्रेडिशनल मोल्ड्स में फिट करने की कोशिश ना करें। जिस तरह हमें आज गर्व है अपने ओलंपिक में मीराबाई चानू, आई सॉ हर लिफ्टिंग दैट वेट, और कितने सारे स्टीरियोटाइप्स उन्होंने ब्रेक किए। महिलाओं की फिजिकल क्षमता, महिलाओं की मानसिक क्षमता, तो जेंडर से हमारी क्षमताएं निर्धारित नहीं होती हैं। बिल्कुल। इस तरह से चैंपियंस एक दिन में नहीं बनते। चैंपियंस के पीछे सालों सपोर्ट रहता है, उनके परिवार का, उनके समाज का, उनके दोस्तों का, उनके आसपास के पूरे जितना भी वातावरण है उस सब का। तो आप भी उस वातावरण में एक हिस्सा बनिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद तुलिका रानी जी आपका। तो ये भी हमारे साथ तुलिका रानी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो एयरफोर्स में भर्ती हुई। उन्होंने 10 साल एयरफोर्स को दिए और देश की सेवा की। इस दौरान कई जगह पर उनकी पोस्टिंग भी हुई, जिसके एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। उन्होंने बताया कि सामाजिक बेड़ियों में यंगस्टर्स को नहीं बांधना चाहिए। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।